नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली। तो दिवाली के दिन लेक्चर ना पढ़े ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि आपको पढ़ना ज़रूरी है। दिवाली के दिन ऐसा बोला जाता है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते रहते हैं। तो मैंने सोचा आज लेक्चर ज़रूर डाला जाए। तो इस लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं आपका जो बीएससी 5th सेमेस्टर है उसका पेपर फर्स्ट नॉन कॉर्डेट एंड देयर इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें हम टीनिया सोलियम पढ़ रहे थे। और आज हम कवर करेंगे टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट, और यहीं पे आपका टीनिया सोलियम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एनिलिडा स्टार्ट करेंगे। तो टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम। इसकी फिजियोलॉजी, जनरल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, और ये हम जान गए थे कि ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत आपको होती है तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, या कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपका टीनिया सोलियम है वो कैसा एनिमल है, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल बॉडी, फीमेल और मेल बॉडी क्या हो, एक ही बॉडी में हो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मेल और फीमेल हम लोगों की तरह नहीं, जैसे मेल अलग फीमेल अलग, इस तरीके का नहीं। मेल भी एक ही में और फीमेल भी एक ही बॉडी में हो, तो इस तरीके के एनिमल को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। अब इनकी लाइफ साइकिल की बात की जाए तो ये कैसे एनिमल होते हैं, डाइजेनेटिक एनिमल होते हैं। ठीक है, कैसे एनिमल होते हैं, डाइजेनेटिक। डाई का मतलब कहीं पे भी क्या होता है, टू से। ठीक है, तो डाई का मतलब टू है, और जेनेटिक मतलब जिसमें दो एनिमल इन्वॉल्व हों, ऐसी लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं, डाइजेनेटिक। अब डाइजेनेटिक कैसे हैं, इनमें दो होस्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राइमरी, या जिसको कहते हैं जो प्राइमरी होस्ट, और दूसरा आपका होता है इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो इनमें प्राइमरी होस्ट होता है वो आपका होता है क्या, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर प्राइमरी होस्ट, और इनके सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं, इनके सेकेंडरी होस्ट होते हैं आपके पिग हो गया, सीप हो गया, गोट हो गई, डॉग हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इनके सेकेंडरी होते हैं। जनरली पिग इनका क्या होता है, प्राइमरी होस्ट होता है। ये कभी कभी एज अ प्राइमरी होस्ट, एज अ सेकेंडरी होस्ट मैन में भी काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। एक थोड़ी सी लाइफ साइकिल इनकी हम देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने एक लाइफ साइकिल दी है। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात की जाए पे, अगर इनके पहले स्टेप की बात की जाए तो इनका मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, प्रोग्लॉटिड मैंने बताया था तीन तरीके के, मेच्योर, इमेच्योर, मेच्योर एंड ग्रेविड या राइट प्रोग्लॉटिड। तो ये जो इनमें ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है वो एपोलाइसिस के थ्रू ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एपोलाइसिस के थ्रू क्या होता है, उनके फीकस के थ्रू एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है जिसे पॉटी कहते हैं, उसके थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा और इसको क्या करेगा, इस सेगमेंट को इंजेस्ट या खा लेता है कौन, पिग। पिग का नेचर कैसा होता है, कॉप्रोफेगस। कॉप्रोफेगस का मतलब ऐसे एनिमल जो किसी के फीकस पे या किसी के एक्सक्रीटरी मटेरियल पे फीड करते हो, ऐसे एनिमल को कॉप्रोफेगस कहा जाता है। तो पिग आप सब जानते हैं, जो सुअर होते हैं उनका नेचर होता है कि वो फीकल मैटर पे, ह्यूमन के फीकल मैटर पे फीड करते हैं, खाते हैं उनको। ठीक है, तो ये अब पहुंच जाएगा कहाँ पे, पिग में, और पिग को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। उसके बाद टेपवर्म जो है हैच करता है पिग के या ह्यूमन में अगर पहुंच गया तो उनके इंटेस्टाइनल वॉल में क्या करता है, ये हैच करता है और पेनिट्रेट करके वहां पे बैठ जाता है। अब इनमें एम्ब्रियो डेवलप होता है लार्वा में, किसमें, मसल में, पिग या ह्यूमन के। चौथे स्टेप में क्या होता है, ह्यूमन क्या करता है, एक्वायर करता है इन्फेक्शन। अगर ह्यूमन कैसे एक्वायर करेगा इन्फेक्शन, तो अगर ह्यूमन मिजली पोर्क या कच्चा या अनकुक्ड जो फूड होता है, मिजली पोर्क होता है, जो पिग होता है उसका जो मीट होता है उसको पोर्क कहा जाता है, उसको अगर खा लेता है तो क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ये इसके स्कोलेक्स के थ्रू, इसमें स्कोलेक्स पाया जाता है, हुक्स पाया जाता है, ये बातें सारी मैंने आपको बताई हैं। उसके थ्रू आके इनके इंटेस्टाइन में अटैच हो जाएगा और एडल्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, फिर से ये बाहर निकल जाएगा, और ये इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। क्यों, इसी वजह से इसको कहा जाता है लाइफ साइकिल। साइकिल की पहिए को आप देखते होंगे, ये राउंड होता है। अब इसमें आप बता सकते हैं बिगिनिंग कहाँ है, एंड कहाँ, ये इसी तरीके से राउंड 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 चलता रहता है। तो एक साइकिल चलती रहती है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे इनमें कॉपुलेशन कैसे होता है, देन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जाइगोट कैसे बनेगा, जाइगोट के बाद टू सेल स्टेज,
8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, लार्वा, सिस्ट्री सर्कस, हेक्साकैंथ लार्वा, उसके बाद सिस्ट्री सर्कस या ब्लैडर वर्म लार्वा, ये सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, अब कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनका लाइफ साइकिल, ये बात मैंने आपको बताई कैसे होते हैं, ये डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, 2 होस्ट इनमें होते हैं, लाइफ साइकिल इनकी सिंपल होती है और फ्री लार्वल स्टेज इनमें नहीं पाए जाते हैं। जब आपने क्या पढ़ा था, फेसियोला हिपैटिका पढ़ा था, तो वहां आपने पढ़ा था फ्री लार्वल स्टेज, मिरासीडियम क्या था, उस पे सीलिया पाया जा रहा था और फ्रीली स्विम कर रहा था। फ्री लार्वल स्टेज इसमें नहीं पाया जाता है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, कॉपुलेशन के थ्रू। जो सीरस होता है वो किसमें इंसर्ट कर दिया जाता है, वजाइना में। ठीक है, वजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है, सेम प्रोग्लॉटिड में या अनदर प्रोग्लॉटिड में, इस तरीके से प्रोग्लॉटिड है। ठीक है, और ये वजाइना, और आपको मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, इस तरीके से इंसर्ट कर दिया जाता है सेम प्रोग्लॉटिड में या अनदर प्रोग्लॉटिड में। ठीक है, और इसके बाद स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है। ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके का होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब सेम प्रोग्लॉटिड में होगा और क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब डिफरेंट प्रोग्लॉटिड में होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके से होता है, सेम जो होता है वो बहुत कॉमन होता है, वेरी कॉमन होता है। इनमें जो टीनिया सोलियम होता है वो प्रोटेंडर्स टाइप का होता है। प्रोटेंडर्स का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि जो मेच्योर प्रोग्लॉटिड होता है उसमें जो 150 आगे के सेगमेंट होते हैं, उसमें केवल और केवल 150 मेल्स, ठीक है, क्या बनते हैं, 150 मेल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, प्रोटेंडर्स टाइप के, यानी कि इनमें मेल जो है सबसे पहले डेवलप होता है, उसके बाद फीमेल डेवलप होता है। यहीं पे अगर फीमेल डेवलप होती है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्रोटोगाइनी कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ जो है इंजेक्ट होता है वजाइना में, और सेमिनल रिसेप्टिकल में आपके क्या होते हैं, स्पर्म जो है स्टोर होते हैं, और ओवरी से ओवा रिलीज होगा और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों के रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जाइगोट आपका बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। इनमें कैप्सूल क्या होता है, जैसे ये एग है ना, ये एग है, तो इसके बाहर एक ऐसे लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कैप्सूल लाइक लेयर फॉर्म हो जाएगा। तो इस लेयर को, इस तरीके से लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। और ये कैसे बनता है, तो जो इनमें वाइटेलाइन सेल या यॉर्क सेल पाए जाते हैं, ये मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते वक्त आपको बताया था। तो वाइटेलाइन सेल इनके या जो यॉर्क सेल पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं सब्सटेंस का वाइटेलाइन ग्लैंड से, जो क्या करते हैं, कोरियोनिक मेम्ब्रेन में इनको कहा जाता है, जो इनमें क्या करते हैं, कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा पढ़ के हम जानेंगे इसको। जो कैप्सूल होता है, जाइगोट और एग सेल कनेक्ट विथ यॉर्क सेल या वाइटेलाइन सेल इन द ऊ टाइप रिसीव्ड फ्रॉम वाइटेलाइन ग्लैंड। जो इनका जाइगोट होता है या एग सेल होता है वो कनेक्टेड होता है वाइटेलाइन सेल से या यॉर्क सेल से, जो कि ऊ टाइप से क्या होता है, रिसीव्ड होता है। जाइगोट एंड द यॉर्क देन बिकम इनक्लोज्ड इन अ थिन सेल या कोरियोनिक मेम्ब्रेन, जो कि किसके द्वारा बनता है, जो यॉर्क सेल है वो मटेरियल एक्सक्लूड करता है, उसके थ्रू बनता है। जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। अब कैप्सूल क्या होता है, देन फर्दर पास होता है आपके फर्दर डेवलपमेंट के लिए, आगे डेवलपमेंट के लिए, आगे ग्रोथ के लिए यूट्रस में जाता है। ठीक है, और यूट्रस में जाने के लिए किस चीज़ से हेल्प मिलता है इसको, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से स्ट्रक्चर है और इसको मूव करने के लिए, तो इस तरीके से जो मेहलिस ग्लैंड होता है वो एक स्लाइमी ल्यूब्रिकेशन सिक्रीट कर देता है, जिसके थ्रू इसको सरकने में क्या होती है, आसानी होती है और आसानी से यूट्रस में पास हो जाता है। अब इनमें क्या होता है, ओंकोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है। ओंकोस्फीयर क्या होगा, धीरे धीरे जानेंगे। इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे क्लीवेज का बनना, मॉरुला का बनना। एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे यॉर्क, ठीक है, यॉर्क बना। यॉर्क बी के बाद यहाँ पे एग सेल या जाइगोट बनता है, एग सेल या कोरियोनिक मेम्ब्रेन बनता है। फिर यहाँ पे एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मेगामियर्स बन जाते हैं, माइक्रोमियर्स, मेसोमियर्स, मेगामियर्स बन जाते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे जब आप ये डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब क्लीवेज कैसा होता है इनमें, क्लीवेज का मतलब होता है ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सेल का ये फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इनमें क्लीवेज होलोब्लास्टिक अनइक्वल टाइप का होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, जाइगोट जो है अनइक्वली डिवाइड करते हैं, मतलब पहले लार्जर मेगावियर बनेंगे, स्मॉलर एम्ब्रियोनिक सेल बनेंगे, तो ये क्या है, अनइक्वल डिवीजन है, स्मॉल लार्ज लार्ज स्मॉल। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे लार्ज बन रहे हैं सारे स्मॉल बन रहे हैं, कुछ लार्ज बन रहे हैं कुछ स्मॉल बन रहे हैं।
अब इनमें फॉर्मेशन दूसरा होता है मॉरुला का। मॉरुला का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो मेगामियर होंगे यानी कि जो बड़े सेल्स होंगे, मेगा का मतलब क्या होता है बड़ी सेल, वो फर्दर डिवाइड करेंगे सिमिलर मेगामियर में, ठीक है। जबकि जो एम्ब्रियोनिक सेल होंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड करेंगे और दो टाइप के सेल बनाएंगे, लार्जर मीजोमियर, ठीक है, यहाँ लार्जर मीजोमियर और स्मॉलर मेगामियर्स, ठीक है। इस तरीके से स्मॉलर माइक्रोमियर का ये फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे मेनली 3 टाइप के सेल बन जाते हैं, स्मॉल माइक्रोमियर्स, मीडियम मीजियोमियर्स और लार्ज मेगामियर्स, ठीक है। अब जो स्मॉलर माइक्रोमियर्स होते हैं ये राउंडेड मास का फॉर्मेशन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं मॉरुला। मॉरुला सराउंडेड होता है लेयर से दो, एक इनर इन्वेलप होता है जिसको कि मेसोमियर कहते हैं और दूसरा आउटर इन्वेलप होता है जिसको क्या कहते हैं मेगामियर्स कहते हैं। अब यॉर्क या वाइटेलाइन सेल ट्रांसफर होते हैं यॉर्क को और धीरे धीरे ये क्या होते हैं गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। फिर लार्ज यॉर्क जो होंगे मेगामियर्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे और आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होगा धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अभी आगे के सेल्स आगे के स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे किस तरीके से इनमें हेक्साकैंथ लार्वा का फॉर्मेशन होता है, इन्वेजिनेशन होता है, ठीक है। फिर स्कॉलेक्स वगैरह बनने लगता है, फाइनली क्या होता है इनमें जो मेन एनिमल होता है वो बन जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे और फिर आधे यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको पढ़ सकें, ठीक है। अब आता है आपका हेक्साकैंथ या ऑन्कोस्फियर का फॉर्मेशन। तो जो इनर मास होता है मॉरुला का, ठीक है, वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और उसमें 3 पेयर ऑफ काइटिनस हुक डेवलप हो जाते हैं पोस्टीरियर एंड पे, ठीक है। इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे 3 पेयर ऑफ काइटिनस स्केलेटन का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हेक्सा मतलब 6 हेक्साकैंथ लार्वा कहते हैं, ठीक है। हेक्साकैंथ लार्वा का डेवलपमेंट हो जाता है और उसके बाद ऑन्कोस्फियर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हुक्स जो होते हैं सिक्रेटेड होते हैं ऑन्कोब्लास्ट सेल के द्वारा, डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाते हैं हुक्स का फॉर्मेशन कहलाते हैं। 6 हुक होने की वजह से इसको हेक्साकैंथ कहा जाता है। इसमें लार्ज पेयर ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड पाया जाता है जिसमें 2 हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन से ये क्या होता है सराउंडेड होता है। हेक्साकैंथ जो टुगेदर 2 मेम्ब्रेन होते हैं, सारे मेम्ब्रेन के साथ जब ये रहते हैं तो इनको क्या कहा जाता है ऑन्कोस्फियर कहा जाता है, ठीक है। बाय टाइम ऑन्कोस्फियर फॉर्म, धीरे धीरे टाइम के साथ ऑन्कोस्फियर बनता है। जब प्रोग्लॉटिड क्या हो जाता है ग्रेविड हो जाता है और इंक्रीज करता है साइज में। इट्स यूट्रस फॉर्म 7 to 13 लेटरल ब्रांच। आप सबने जब मैंने यूट्रस दिखाया था तो किस तरीके से इस तरीके से प्रोग्लॉटिड पाया जा रहा था और इस तरीके से यूट्रस पूरा फैला हुआ पाया जाता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में। उसमें से 17 से 13 लेटरल ब्रांच होते हैं जिसमें 30,000 से 40,000 आपके क्या होते हैं ऑन्कोस्फियर का फॉर्मेशन उसमें होता है, ठीक है। अब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो होते हैं पोस्टीरियर एंड पे स्ट्रोबिला होते हैं, पास आउट करते हैं फ्रॉम द होस्ट बॉडी, जो एम्ब्रियो में पाए जाते हैं ऑन्कोस्फियर स्टेज, ठीक है। अब यह क्या होता है सर्वाइव करता है बाहर कुछ दिनों से लेके मंथ तक, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं किसमें सेकेंडरी होस्ट यानी कि किसमें पिग में। अभी सब सारी चीज़ें कहाँ हो रही थी ह्यूमन में हो रही थी, ठीक है। आपको एक डायग्राम में दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही थी ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, ये देख सकते हैं आप। मैन प्राइमरी होस्ट है और ये सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। राइव ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स किस तरीके से पास होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं कि किस तरीके से काम हो रहा था, ठीक है। सॉरी, अब आगे हम देखेंगे कि इस तरीके से आगे जो सेकेंडरी होस्ट होता है उसको क्या कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। ये कैसे इन्फेक्शन पाता है आपको मैंने बताया था कि ये कैसे होते हैं कॉप्रोफेगस होते हैं। अब जो ऑन्कोस्फियर फीकस में रिलीज किया गया है उसको ये खाएंगे और क्या करेंगे एक्वायर करेंगे अपना इन्फेक्शन। कभी कभी पिग की जगह पे डंकी मंकी डॉग्स मंकी सीप ये सब भी इन्फेक्शन पा जाते हैं। और कभी कभी तो मैन जो ह्यूमन होते हैं खुद भी अगर जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं रॉ वेजिटेबल है मतलब उसको अच्छे से कुक नहीं किया गया है तो अगर उस पर कोई इन्फेक्शन आ गया मान लीजिए हवा के थ्रू वाटर के थ्रू उड़ के क्या हुआ फीकस के थ्रू वो आपके वेजिटेबल्स पे पहुंच गया है, ठीक है। अब पता तो नहीं है कि वो फीकस कहाँ है, ठीक है। तो अगर आ जाता है तो ह्यूमन में भी कॉज कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं खाने को अच्छे से पका कर खाते हैं। अगर हम खाने को अच्छे से पका कर खाते हैं तो उसमें जो भी हीट की वजह से जो भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसी वजह से मोस्टली क्या होता है कि खाने को पका कर खाना चाहिए ना कि कच्चे फूड को ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। तो मैन भी क्या करता है इन्फेक्शन कॉज कर लेता है अगर वो रॉ फूड या वेजिटेबल को खा लेता है जो कि कुक्ड नहीं होता अच्छे से, ठीक है।
तो वो भी प्राइमरी होस्ट की तरह वर्क करता है, लेकिन कुछ टाइम वो सेकेंडरी होस्ट की तरह वर्क करने लगता है। अब किस तरीके से माइग्रेशन होता है सेकेंडरी होस्ट में, ये देखेंगे। अब क्या होगा, ऑन्कोस्फीयर जो है लूज कर देगा, यानी कि गायब हो जाएगा इसका एम्ब्रियोफोर और बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसकी वजह से? अब ये स्टमक में पाए जा रहे हैं पिग के स्टमक में एसिडिक जूस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऑन्कोस्फीयर के एम्ब्रियोफोर और बेसमेंट मेम्ब्रेन ये सारी चीज़ें क्या होती है, गायब हो जाती हैं। हेक्साकैंथ जो होता है रिलीज्ड फ्रॉम ऑन्कोस्फीयर। अब इनके ऑन्कोस्फीयर से क्या होगा, हेक्साकैंथ लार्वा निकलेगा और कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इसमें 2 परसिस्टिंग हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन जो पाए जाते हैं वो भी क्या होंगे, गायब हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे अल्कलाइन जूसेस की वजह से। अब हेक्साकैंथ क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेज हो जाएगा, किसकी वजह से, बाइल साल्ट की वजह से, और इंटेस्टाइनल वॉल में बोर हो जाएगा विथ किसकी हेल्प से, इनमें एक यूनिसेलुलर पेनिट्रेशन ग्लैंड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, उसमें पेनिट्रेट कर जाएंगे और पहुंच जाएंगे आपके सबम्यूकोसल ब्लड या लिम्फ वेसल में। अब यहाँ से ये जाते हैं, हुक्स जो होते हैं मियरली एंकर होते हैं हेक्साकैंथ के इंटेस्टाइनल वॉल से, जबकि सिक्रीशन ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड डिसॉल्व द इंटेस्टाइनल टिश्यू को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। अब फर्दर क्या होगा, इंटायर इनमें ये प्रोसेस 10 मिनट्स तक चलता है। इसके बाद जो हुक होंगे उनका यूज नहीं रहता है, तो वो सेड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, ठीक है। अब हेक्साकैंथ क्या होता है, लीवर में जाता है, किससे, सब म्यूकोसल ब्लड वेसल से या हिपैटिक पोर्टल वेन से। अब लीवर से ये आपके हार्ट में एंटर करता है आर्टियल सर्कुलेशन की वजह से, और फाइनली जो ये है स्ट्रिएटेड मसल में आ जाता है, जैसे कि टंग के, शोल्डर के, नेक के, थाई के, हार्ट के, इन सब के मसल में ये आ जाएगा, जहाँ पे ये ब्लैडर वर्म या सिस्टिस सर्काई में क्या होता है, डेवलप होता है। आगे के जो इनके लार्वा हैं, ब्लैडर वर्म लार्वा या सिस्टिस सर्कस लार्वा में डेवलप होता है, और 60 से 70 दिन इसको लगते हैं। अब सिस्टिस सर्काई में आल्सो डेवलप इन अदर ऑर्गन, जैसे कि लंग हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, यहाँ भी, ठीक है। सम टाइम ये नॉन मस्कुलर ऑर्गन जैसे कि आई, ब्रेन या लीवर हो गया, वहाँ पे भी डेवलप करते हैं, जिनको कि सिस्टिस सर्काई फॉर्मेशन कहा जाता है। आगे का प्रोसेस क्या होता है इनमें, सिस्टिस सर्कस या ब्लैडर वर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्या होता है, लार्वल स्टेज होता है सीटीनिया सोलियम का, और ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है किसके, हेक्साकैंथ के, मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से हेक्साकैंथ के ये बनता है। हेक्साकैंथ जो है रीच करता है मसल में और हुक वगैरह को लूज कर देता है। ये नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता है होस्ट के टिश्यू से और ग्रो करता है साइज में, और 18 mm डायमीटर ये क्या करता है, अटेन करता है। तब तक ये क्या करता है, बढ़िया से उसको भोजन उससे लेता रहता है, ठीक है। ये एक सैक फिल्ड फ्लूइड होता है, जो कि मेनली ब्लड प्लाज्मा से बना होता है होस्ट के, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल या ब्लैडर जो होता है थिन वॉल से मिलकर बना होता है, जिसकी आउटर लेयर थिक होती है, जो सिनसाइसियल यानी कि कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और प्रोटोप्लाज्मिक होती है, जबकि इनर लेयर क्या होती है, मेसेनकाइमल होती है या जर्मिनल लेयर होती है, ठीक है। इनकी जो वॉल थिकनेस होती है एंटीरियर एंड पे पाई जाती है, ठीक है। एंटीरियर एंड यानी कि जहाँ पे हेक्साकैंथ लार्वा पाया जा रहा था उसके अपोजिट साइड में ये पाए जाते हैं, और वहीं पे ये क्या करते हैं, इस तरीके से धंसना शुरू करते हैं, और ये जो धंसते हैं ये हॉलो नॉब लाइक दिखते हैं, ठीक है। जो इन्वेजिनेशन होता है, नॉब डिफ्रेंशिएट करता है और बनाने लगता है स्कॉलेक्स, जिसमें सकर पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं, और रोस्टेलम, जिसको कि प्रोस्कॉलेक्स कहा जाता है। इस स्टेज को क्या कहा जाता है, ब्लैडर वर्म कहा जाता है। अब द ब्लैडर वर्म इज ऑफ सिस्टिस सर्कस टाइप इज टीनिया सोलियम विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज वेसिकल एंड वन स्कॉलेक्स। इसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे कि ये ब्लैडर वर्म है, इसमें क्या होता है, लार्ज स्कॉलेक्स पाया जाता है और वेसिकल्स पाए जाते हैं। डायग्राम मैं आपको दिखाऊं, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोस्कॉलेक्स पाया जाने लगता है, रोस्टेलर हुक्स वगैरह पाए जाते हैं, इन्वेजिनेशन पाया जाने लगता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ब्लैडर वर्म बोल। अब आगे क्या होता है, जो सिस्टिस सर्कस होता है टीनिया सोलियम का, उसको सिस्टिस सर्की सेलुलोज बोला जाता है। ये 10 वीक लेता है सिस्टिस सर्कस के फॉर्मेशन में। अब सिस्टिस सर्कस किसमें, एडल्ट टेपवर्म में डेवलप हो जाता है और ह्यूमन होस्ट के द्वारा इंजेस्ट या डाइजेस्ट कर लिया जाता है। पोर्क कंटेन वायबल सिस्टिस सर्काई विच अपीयर व्हाइट स्पॉटेड रिजम्बलिंग समटाइम लाइक मीजल्स नोन एज मिजली पोर्क, ठीक है। इस वजह से इसको मिजली पोर्क कहा जाता है, स्पॉटेड स्ट्रक्चर दिखते हैं, और अब पिग क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। अब आगे बात करते हैं इनमें हम कि कैसे प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्शन होता है। तो इनमें प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्शन के लिए अंडर कुक्ड या मिजली पोर्क को अगर खा लेता है तो उसकी वजह से अब सिस्टिस सर्काई क्या होता है, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है।
ये द ब्लैडर ऑफ द सिस्टी सर्कस इज डाइजेस्टेड इन द होस्ट स्टमक, होस्ट के स्टमक में इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। जो प्रोस्कॉलिक्स होता है इवेजिनेट्स या एंकर हो जाता है इंटेस्टाइनल वॉल में, ठीक है, पकड़ लेता है उसको अच्छे से, चिपका हुआ, लटके फित्ते की तरह लटका हुआ, इस तरीके से फित्ते की तरह लटका हुआ दिखता है इंटेस्टाइनल वॉल से। जो नेक रीजन होता है इनका प्रोलिफरेट करने लगता है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, ग्रोथ, डिवाइडेशन कहा जाता है उसको। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब प्रोग्लॉटिड क्या होता है, स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन कर लेता है। अब 10 से 12 वीक में क्या होंगे, प्रोस्कॉलिक्स कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्टीनिया में, और एडल्टीनिया फिर से अब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बना लेता है। फिर ऑन्कोस्फीयर क्या होगा, फीकस के थ्रू बाहर आएगा, एपोलाइसिस के थ्रू, यानी कि टूट टूट कर बाहर गिरेंगे, और फिर से वही साइकिल चलती रहेगी। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप गर्लिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।